हाय फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम लेके आए हैं प्रायद्वीपीय पठार। भारत का प्रायद्वीपीय पठार के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। जैसा कि हिमालय पर्वत और उत्तर का विशाल मैदान के बारे में हम जानकारी ले चुके हैं, आज हम भारत का प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानकारी लेंगे। ये देखिए, ये हमारा दक्षिणी भारत आता है, इधर पश्चिम, ये पूरब, ये दक्षिण। यहीं पर हम देखें, ये गुजरात राज्य आता है, ये राजस्थान होता है, यहीं पर मालवा का पठार है, मालवा का पठार। प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत हम पठारों के बारे में, भिन्न भिन्न पठारों के बारे में जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर मालवा का पठार आता है, यहीं पर ये देखिए माय डियर, ये विंध्याचल पर्वत आता है, ये विंध्याचल पर्वत आता है। ये विंध्याचल पर्वत जो है, ये भारत को दो भागों में विभाजित करता है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। जिस तरह से अपने राजस्थान में, राजस्थान की बात करें, राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है, वो अरावली पर्वतमाला, ये देखिए, ये अरावली पर्वतमाला है। ये अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में बांटती है। एक भाग तो हो गया उत्तर पश्चिमी राजस्थान और दूसरा भाग हो गया दक्षिण पूर्वी राजस्थान। ठीक उसी तरह से ये अरावली पर्वतमाला जो है, भारत को दो भागों में विभाजित करती है। ऊपर वाला भाग तो हो गया उत्तरी भारत और नीचे वाला भाग हो गया दक्षिणी भारत। जिस तरह से यहां पर अरावली पर्वतमाला जो है, नदियों को दो भागों में बांटती है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली नदियां उत्तर पश्चिम में जाती हैं, दक्षिण पूर्व में बहने वाली नदियां दक्षिण पूर्व में जाती हैं। उत्तर पश्चिम में बहने वाली नदियां तो आती हैं अरब सागर में। ठीक उसी तरह से दक्षिण पूर्व में बहने वाली नदियां आती हैं बंगाल की खाड़ी में। वैसे ही ये अरावली पर्वतमाला जो है, नदियों को विभाजित करती है। उत्तरी भारत की नदियां अरब सागर में गिरती हैं और दक्षिण पूर्व की नदियां जो हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इनकी बारी बारी से जानकारी लेंगे। ठीक, अरावली पर्वतमाला विंध्याचल पर्वतमाला की भांति अरावली पर्वतमाला भी प्राचीन पर्वतमाला है। इसके ठीक नीचे ही यहीं पर सतपुड़ा पर्वत आता है, सतपुड़ा पर्वत। और ये कौन सा है माय डियर? विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत माय डियर एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत क्यों है? क्योंकि मैं बताऊंगा। क्योंकि सतपुड़ा पर्वत ये तीनों ओर नदियों से घिरा हुआ है। और ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं? वह स्थलखंड जो समतल हो, ये स्थलखंड है, ये समतल है और इसका जो बीच का भाग है ये धंसा हुआ है, बीच का भाग धंसा हुआ है। और धंसा होने के कारण ये बीच का भाग धंसा हुआ है, तो ये ऊपर उठा हुआ भाग सतपुड़ा पर्वत है। इसलिए सतपुड़ा पर्वत को ब्लॉक पर्वत कहते हैं, क्योंकि तीनों ओर से ब्लॉक है। ये नीचे धंसा हुआ भाग है, धंसा हुआ भाग और नीचे जमीन में धंसा हुआ है और फिर उठा हुआ भाग होता है, उसको कहते हैं ब्लॉक पर्वत। सतपुड़ा पर्वत पर तीन पहाड़ियां हैं, उनके बारे में भी जानकारी लेंगे। इसके बाद में ठीक यहीं पर आ जाता है हमारा छत्तीसगढ़ का पठार आ जाता है। ये छत्तीसगढ़ का पठार आ जाता है, छत्तीसगढ़ का पठार। यहीं पर देखते हैं तो यहां पर ये दंडक आरण्य का पठार आ जाता है, दंडक आरण्य का पठार आता है। यहीं पर देखें झारखंड में ये छोटा नागपुर का पठार आ जाता है, छोटा नागपुर का पठार। और यहां पर पूर्वी भारत में देखें तो यहीं पर माय डियर ये जो है, ये मेघालय का पठार आ जाता है, मेघालय का पठार। तो इस तरह से ये प्रायद्वीपीय पठार आता है।
ये प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ही दक्षिण भारत का पठार आ जाता है। दक्षिण भारत के पठार में हम देखें तो दक्षिण भारत के पठार में यहीं पर मैसूर का पठार आ जाता है, ये तेलंगाना का पठार आ जाता है माय डियर, ये तो तेलंगाना का पठार, और ये माय डियर मैसूर का पठार आ जाता है। तो इस तरह से आज हम प्रायद्वीपीय भारत के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम मालवा के पठार के बारे में जानकारी लेते हैं। मालवा का पठार जो है लावा निर्मित पठार है। आपको पता है कि जब पृथ्वी पर पेंजिया नामक विशाल भूखंड था, वहां पर उसके चारों तरफ पैंथलासा महासागर था और कालांतर में महाविस्फोट के कारण ये पेंजिया नामक विशाल भूखंड दो भागों में विभाजित हो गया। उस तरह से ये लावा का जो प्रभाव हुआ, तो लावा का प्रभाव अपने राजस्थान में भी है, चित्तौड़गढ़ में लावा का प्रभाव है, और जो हाड़ौती का पठार आता है उस हाड़ौती के पठार को भी अपन मालवा का पठार मानते हैं। तो मालवा का पठार जो है लावा निर्मित पठार है। देखिए माय डियर, ये मालवा का पठार है, मालवा का पठार। मालवा का पठार का विस्तार अपन देखें तो मालवा के पठार का विस्तार आता है गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मालवा का पठार का विस्तार है। मालवा का पठार जो है ये लावा निर्मित पठार है, लावा निर्मित तो पठार, लावा निर्मित पठार है। ये मोस्टली है, ध्यान रखना, कई दफे एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से लावा निर्मित पठार कौन सा है। निम्न में से लावा निर्मित पठार कौन सा है, तो ये मालवा का पठार जो है लावा निर्मित पठार है। और अन्य भी देखें हम लावा निर्मित पठार, हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार भी लावा निर्मित पठार आता है। और ये हाड़ौती का पठार कहाँ है अपने, हाड़ौती राजस्थान में। हाड़ौती राजस्थान में कौन कौन से आते हैं, बूंदी, झालावाड़, बारा, ये हाड़ौती पठार के अंतर्गत आते हैं। तो वहां पर हाड़ौती पठार है, तो हाड़ौती पठार भी माय डियर लावा निर्मित पठार है। मालवा का पठार जो है गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है। इसके उत्तर में अपन देखें, ये देखिए इसका ये उत्तर हो गया। उत्तर में देखें तो ग्वालियर की पहाड़ी है, ग्वालियर की पहाड़ी। मालवा के पठार के उत्तर में किसकी पहाड़ी है माय डियर, ग्वालियर की पहाड़ी है। और ये इसका उत्तर पूर्व हो गया, उत्तर पूर्व में बुंदेलखंड की पहाड़ी है, बुंदेलखंड की पहाड़ी है। और इसके पूर्वी भाग जो आता है, पूर्वी भाग में बघेलखंड की पहाड़ी है, बघेलखंड की पहाड़ी। ठीक है माय डियर, तो इस तरह से ये मालवा का पठार हुआ। मालवा का पठार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में विस्तृत है। मालवा का पठार लावा निर्मित पठार है। अन्य हाड़ौती का पठार भी लावा निर्मित पठार है। मालवा के पठार के उत्तर में ग्वालियर की पहाड़ी है, उत्तर पूर्व में बुंदेलखंड की पहाड़ी है, और पूर्वी में भाग में बघेलखंड की पहाड़ी है। ये मालवा का पठार है। ठीक है माय डियर, नेक्स्ट चलते हैं विंध्याचल पर्वत। ये जो विंध्याचल पर्वत है, ये देखिए ये विंध्याचल पर्वत आता है। विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत का जो विस्तार आता है ये माय डियर, ये चित्तौड़गढ़ आ जाता है, ये गुजरात, इधर देखें तो एमपी आ जाता है, ये छत्तीसगढ़, और ये सासारामा बिहार। यहां तक इसका विस्तार आता है विंध्याचल पर्वत का। और मैंने अभी बताया ये विंध्याचल पर्वत जो है ये भारत को दो भागों में विभाजित करता है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। ये विंध्याचल पर्वत है, ये भारत को दो भागों में विभाजित करता है। ये तो हो गया उत्तरी भारत और ये हो गया दक्षिणी भारत। विंध्याचल पर्वत जो है मालवा पठार और सतपुड़ा पठार के मध्य स्थित है। मालवा पठार और सतपुड़ा पठार के मध्य स्थित है विंध्याचल पर्वत। ये विंध्याचल पर्वत का विस्तार जो होता है चित्तौड़गढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार तक जाता है। और विंध्याचल पर्वत के ये जो पूर्वी भाग है, ये पूर्वी भाग में दो पहाड़ी हैं, कैमूर
और भारनेट की पहाड़ी है, ये आप ध्यान रखना। ये कई दफे पूछ लेता है कि विंध्याचल पर्वत के पूर्वी भाग में किसकी पहाड़ी स्थित है, तो विंध्याचल पर्वत का पूर्वी भाग में कैमूर और भारनेट की पहाड़ी है माय डियर, ये ध्यान रखना। कैमूर की पहाड़ी और भारनेट की पहाड़ी ये विंध्याचल पर्वत के पूर्वी भाग में है। विंध्याचल पर्वत भारत को दो भागों में बांटता है। विंध्याचल पर्वत नदियों को विभाजित करने वाला पठार है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पठार चलते हैं सतपुड़ा का पठार। ये देखिए माय डियर, ये सतपुड़ा का पठार है, ये हमारा सतपुड़ा का पठार आ गया। ठीक है माय डियर, सतपुड़ा का पठार। सतपुड़ा का पठार का विस्तार जो देखें, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, यहां पर इसका विस्तार आता है। सतपुड़ा का पठार जो है, इसके उत्तर में ये नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी, और इसके दक्षिण में देखें तो ये ताप्ती नदी आती है, ताप्ती नदी। ठीक है माय डियर, अभी बताऊंगा मैं। ये सतपुड़ा का पठार है, इसके उत्तर में नर्मदा नदी, दक्षिण में ताप्ती नदी है। और ये सतपुड़ा का पठार, ये ताप्ती नदी जो है महाराष्ट्र से निकलती है, और यहीं पर सतपुड़ा पठार के उत्तर में हम देखें तो राजमहल की पहाड़ी आती है, राजमहल की पहाड़ी। यहीं पर मैकाल की पहाड़ी आती है, ये देखिए, ये मैकाल की पहाड़ी है, मैकाल की पहाड़ी। और मैकाल की पहाड़ी से ही ये नर्मदा नदी निकलती है। और यहीं पर हम देखें मैकाल की पहाड़ी पे ये सोन नदी है, सोन नदी। ठीक है माय डियर, ये सोन नदी है, देखिए आराम से देखना। ये सोन नदी आती है और ये मैकाल पहाड़ी है। तो मैकाल पहाड़ी से ही नर्मदा नदी, सोन नदी निकलती है, और यहीं से महानदी आती है। और यहीं पर माय डियर ध्यान रखना, आगे चल करके इसी सतपुड़ा पठार के यहां पर महादेव की पहाड़ी आती है, महादेव की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी आती है। महादेव की पहाड़ी की यहीं पर अमरकंटक की पहाड़ी है, अमरकंटक की पहाड़ी है। और अमरकंटक की पहाड़ी की ऊंचाई अपन देखें तो 6000 मीटर आती है, 6000 मीटर की ऊंचाई पर अमरकंटक की पहाड़ी है। तो ये हमारा सतपुड़ा पर्वत है, और सतपुड़ा पर्वत जो है तीनों और नदियों से घिरा हुआ है। देखिए नर्मदा नदी है, सोन नदी है, ताप्ती नदी है, महानदी है, ये तीनों और नदियों से घिरा हुआ है। और ये सतपुड़ा पठार को हम ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं। सतपुड़ा पठार पर 3 पहाड़ी हैं, एक तो राजमहल की पहाड़ी है, मैकाल की पहाड़ी है, महादेव की पहाड़ी है। मैकाल की पहाड़ी पर सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है, सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है धूपगढ़ी, धूपगढ़ी। और धूपगढ़ी की ऊंचाई है माय डियर 1350 मीटर। ध्यान रखना, ये कई दफे क्वेश्चन पूछता है कि धूपगढ़ी की पहाड़ी किस पठार पर स्थित है, धूपगढ़ी की चोटी किस पहाड़ी पर स्थित है, तो मैकाल की पहाड़ी पर स्थित है। और धूपगढ़ी की चोटी जो किस पठार पर है, ये सतपुड़ा के पठार पर स्थित है। धूपगढ़ी की ऊंचाई कितनी है माय डियर, 1350 मीटर है। कितने मीटर है भाई, 1350 मीटर है। ठीक है माय डियर, तो इस तरह से हमारा मालवा का पठार हो गया, विंध्याचल पर्वत हो गया, और ये हमारा सतपुड़ा पठार हो गया। नेक्स्ट चलते हैं छत्तीसगढ़ का पठार। ये छत्तीसगढ़ का पठार है, छत्तीसगढ़ का पठार। छत्तीसगढ़ का पठार
इसका विस्तार जो आता है माय डियर छत्तीसगढ़ में आता है। छत्तीसगढ़ के पठार का विस्तार छत्तीसगढ़ में आता है। छोटा सा पठार है, ज्यादा ऊंचाई नहीं है। और छत्तीसगढ़ के पठार पर एक चोटी है जिसका नाम है मलियागिरी। मलियागिरी चोटी है छत्तीसगढ़ के पठार पर, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है दंडकारण्य का पठार। ये दंडकारण्य का पठार है। दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार का विस्तार जो आता है इधर छत्तीसगढ़ आ जाता है। ये माय डियर उड़ीसा आ जाता है। इधर यहां झारखंड आ जाता है। इन तीनों के सीमा पर दंडकारण्य का पठार है। और दंडकारण्य के पठार पर जो नदी है वो पहाड़ी है। दंडकारण्य के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माय डियर महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी, और महेंद्रगिरी की ऊंचाई है 1501 मीटर। ये भी आपको कंफर्म करके रखना है। कई दफे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महेंद्रगिरी की पहाड़ी किस पठार पर स्थित है, तो दंडकारण्य के पर है। और यदि ऐसा पूछे दंडकारण्य के पठार पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी स्थित है, तो माय डियर ध्यान रखना आपको महेंद्रगिरी करना है। तो माय डियर आपको तैयारी बरकरार रखनी है। यदि आपको मंजिल प्राप्त करनी है तो तैयारी को अपने बरकरार रखना है। अपने YouTube चैनल वीकेपी एजुकेशन क्लासेज, यहाँ पर आप आकर के, मैं हर रोज नया वीडियो डालता रहता हूं, तो यहाँ पर आकर के आप अपनी तैयारी को बहुत ही सरल तरीके से बरकरार रख सकते हैं। दंडकारण्य के पठार पर सबसे छोटी ऊंची चोटी जो है महेंद्रगिरी है। तो इस तरह से ये छत्तीसगढ़ का पठार हो गया, ये दंडकारण्य का पठार हो गया। अब इसके बाद में हम लेते हैं कि हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी हिस्सा, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी हिस्से में मेघालय का पठार आता है माय डियर। प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी हिस्सा में मेघालय का पठार आता है। ये देखिए, ये हमारा भारत हो गया। और ये जो पूर्वी हिस्सा आता है यहीं पर मेघालय का पठार है। मेघालय का पठार, ये देखिए, ये मेघालय का पठार है। मेघालय का पठार, मेघालय का पठार मेघालय में स्थित है। और मेघालय के पठार को भारत का पूर्वी हिस्सा मानते हैं। भारत का पूर्वी हिस्सा, मेघालय के पठार को भारत का पूर्वी हिस्सा कहते हैं। ध्यान रखना, प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी हिस्सा कौन सा है, तो प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी हिस्सा मेघालय का पठार है। मेघालय का पठार मेघालय में स्थित है। यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी होकर आती है। ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी आती है मेघालय के पठार से ही। और यहीं पर असम राज्य में माजुली द्वीप है मेघालय के पठार के पास में। मेघालय के पठार की जो आकृति होती है वो कीपनुमाकार है, ऐसी आकृति है इसकी। मेघालय के पठार की आकृति जो होती है ऐसी कीपनुमाकार है। और यहीं पर गारो, खासी, जैन, मेघालय के पठार की आकृति जो है, आकृति कैसी है इसकी, आकृति, मेघालय के पठार की आकृति जो है कीपनुमाकार है। मेघालय के पठार की आकृति कीपनुमाकार है। और मेघालय के पठार पर 3 पहाड़ी हैं, गारो, खासी और जैन। ये खासी पहाड़ी है। खासी पहाड़ी के दक्षिण में यहीं पर मासिन राम नामक स्थान है। मासिन राम नामक स्थान आता है मेघालय के पठार के पूर्व में, दक्षिण में मासिन राम नामक स्थान आता है। और यहीं से माय डियर ये बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी, जब हिंद महासागर से दक्षिण पश्चिमी मानसून जब आते हैं तो बंगाल की खाड़ी से अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर 16 मई को बारिश करके ये मेघालय के पठार पर प्रवेश करते हैं।
ये प्रवेश करते हैं और यहीं पर ये मानसून टकराते हैं, और टकराने पर ये खासी पहाड़ी से मानसून आगे नहीं बढ़ते हैं क्योंकि इसकी आकृति कीपनुमाकार है। जब मानसून टकराते हैं तो ये मासिनराम नामक स्थान है, यहीं पर सर्वाधिक बारिश होती है। बारिश कितनी होती है? 1141 सेंटीमीटर यहाँ पर सर्वाधिक बारिश होती है। तो हम कह सकते हैं कि एशिया का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम है। पूरे भारत का ही नहीं, एशिया का, एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम है। और मासिनराम पर कितनी बारिश होती है? 1141 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो ये हमारे प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी हिस्सा था। अब प्रायद्वीपीय पठार पर को हम दो भागों में विभाजित करते हैं माय डियर। प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में विभाजित करते हैं, एक तो होता है पश्चिमी और एक होता है पूर्वी। प्रायद्वीपीय पठार के भी दो भाग होते हैं, एक तो पश्चिमी घाट होता है और एक पूर्वी घाट होता है। ये जो है ये घाट है। घाट जब हम पढ़ते हैं, ये तो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ा, घाट जब हम पढ़ते हैं तो ये घाट है। और ये इसका जो मध्य वाला भाग है, ये मध्य वाला भाग जो है इसको बोलते हैं दक्कन का पठार। क्या बोलते हैं माय डियर? दक्कन का पठार। दक्कन के पठार पर यहां पर देखें तो ये मैसूर का पठार आता है, मैसूर का पठार। और ये देखें तो ये तेलंगाना का पठार आता है। मैसूर का पठार और तेलंगाना का पठार देखते हैं। ये मैसूर का पठार है, मैसूर का पठार, मैसूर का पठार आता है। और एक आता है तेलंगाना का पठार। और मैसूर की पठार को एक समोच्च रेखा होती है, समोच्च रेखा। ये समोच्च रेखा मैसूर के पठार को दो भागों में बांटता है। समोच्च रेखा जो है मैसूर के पठार को दो भागों में बांटता है। इसका जो उत्तरी वाला भाग है ये तो है मलानगिरी, और इसका दक्षिणी वाला भाग होता है, ये होता है मैसूर का पठार। तो ध्यान रखना, मैसूर का पठार कर्नाटक में स्थित है माय डियर, कर्नाटक। और कर्नाटक की कैपिटल होती है मैसूर, बेंगलोर। तो ध्यान रखना, कर्नाटक की कैपिटल क्या होती है? बेंगलोर होती है। तो मैसूर का पठार कर्नाटक में स्थित है। मैसूर के पठार को समोच्च रेखा, समोच्च रेखा दो भागों में विभाजित करती है। उत्तरी वाला भाग कहलाता है मलानगिरी और दक्षिणी वाला भाग कहलाता है मैसूर का पठार। तो ये मैसूर का पठार है। यहीं पर तेलंगाना का पठार है। ये देखिए, ये माय डियर, ये तेलंगाना का पठार है, तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का पठार को महानदी जो है दो भागों में विभाजित करती है। उत्तरी वाला भाग तो कहलाता है पहाड़ी और दक्षिणी वाला भाग कहलाता है मैदानी। ये तेलंगाना का पठार तेलंगाना में स्थित है, जो हमारा नवीनतम राज्य है। तो इस तरह से ये हमने दक्कन का पठार और प्रायद्वीपीय पठार बना। घाट के बारे में पढ़ते हैं तो घाट हमारे दो होते हैं, एक तो पश्चिमी घाट होता है और एक पूर्वी घाट होता है। और घाट पर आवागमन के लिए कुछ दर्रा भी पाई जाती है माय डियर। बालघाट दर्रा, थालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा, सिनकोट घाट दर्रा। तो वहां पर कुछ घाट भी पाई जाती हैं, बालघाट दर्रा, सिनकोट घाट दर्रा। इस तरह से उनके बारे में भी जानकारी लेते हैं। घाट, घाट हमारे दो होते हैं। ये तो हो गया हमारा पश्चिमी घाट और ये हो गया हमारा पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ठीक है माय डियर। ये जो होता है ये घाट होता है, ये वाला भाग जो होता है इनको बोलते हैं घाट। और ये जो होता है ना ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं तट। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट होते हैं। यहीं पर पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री प्रदेश भी कहते हैं। सह्याद्री प्रदेश, ये कई दफे क्वेश्चन आ गया है, सह्याद्री प्रदेश किसे कहते हैं? तो माय डियर ध्यान रखना, सह्याद्री प्रदेश किसे कहते हैं? पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री प्रदेश कहते हैं। और सह्याद्री प्रदेश को तीन भागों में विभाजित किया गया, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री। पश्चिमी घाट को सह्याद्री प्रदेश कहते हैं। तो ये उत्तरी सह्याद्री हो गया, उत्तरी सह्याद्री। ये माय डियर मध्य सह्याद्री हो गया,
और ये हो गया दक्षिण सह्याद्री। जिस तरह से अपन तट पढ़ते हैं, पश्चिमी तट, पूर्वी तट, तो पश्चिमी तट में पश्चिमी तट को भी 3 भागों में बांटते हैं, जैसे कोंकण तट, मालाबार, काठियावाड़ तट आ गया, कोंकण तट आ गया, काठियावाड़ तट यहीं पर है, ये कोंकण तट है और ये मालाबार तट है। और अब हम पढ़ रहे हैं घाट, तो उत्तरी सह्याद्री या उत्तरी घाट, मध्य सह्याद्री या मध्य घाट, दक्षिण सह्याद्री या दक्षिण घाट। अब हम पढ़ते हैं कि उत्तरी सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी है, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है माय डियर कलसुबाई। कलसुबाई ये उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई है 1646 मीटर। नेक्स्ट मध्य सह्याद्री जो आता है, मध्य सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी आती है कुद्रेमुख। मध्य सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी आती है कुद्रेमुख, यहीं पर चोटी है कुद्रेमुख और इसकी ऊंचाई है 1892 मीटर। ठीक है माय डियर। दक्षिण सह्याद्री पर देखें तो यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ी आती है माय डियर, ये नीलगिरी की पहाड़ी है और नीलगिरी पहाड़ी पर सबसे ऊंची चोटी आती है जिसका नाम है डोडा बेटा। डोडा बेटा, और डोडा बेटा की ऊंचाई है माय डियर 23-26 मीटर। डोडा बेटा की ऊंचाई आती है, यहीं पर डोडा बेटा है, डोडा बेटा जिसकी ऊंचाई है 26-23 मीटर। 26-23 मीटर ये डोडा बेटा की ऊंचाई आती है। ठीक है माय डियर। तो इस तरह से ये पश्चिमी घाट हो गए हमारा। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है, मध्य सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है, दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, ये ध्यान रखना आपको। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, और डोडा बेटा की ऊंचाई है 26-23 मीटर। नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में अनाईमुडी की पहाड़ी आती है। देखिए मैं बताता हूं आपको, नीलगिरी पहाड़ी के नीचे दक्षिण में बोल सकते हैं अनाईमुडी की पहाड़ी आती है। ये देखिए, ये हमारा पश्चिमी घाट, और ये हमारा पूर्वी घाट। यहीं पर क्या है, ये नीलगिरी की पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ी, और नीलगिरी पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है डोडा बेटा। डोडा बेटा, और डोडा बेटा की ऊंचाई है 26-23 मीटर। नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में अपन देखें तो यहां पर अनाईमुडी की पहाड़ी आती है। डोडा बेटा की दक्षिण में अपन देखें तो दक्षिण में अनाईमुडी की पहाड़ी आती है, ये अनाईमुडी की पहाड़ी आती है, ये दक्षिण में। और अनाईमुडी की पहाड़ी पर सबसे ऊंची चोटी आती है अनाईमुडी। अनाईमुडी, ये अनाईमुडी अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी आती है अनाईमुडी। अनाईमुडी की ऊंचाई है 26-95 मीटर। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुडी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, ध्यान रखना। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। उत्तरी भारत की बात करें तो उत्तरी भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा आती है, जो हमारे सिक्किम राज्य में स्थित है, ये ध्यान रखना। कंचनजंगा, उत्तरी भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा आती है, 85-98 मीटर उसकी ऊंचाई है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी आती है। इस तरह से ये हमारा पश्चिमी घाट हो गया। ये पूर्वी घाट आता है, तो पूर्वी घाट पर यहाँ पर दंडकारण्य का पठार आता है और यहाँ पर मैसूर का पठार आता है, यहीं पर विशाखापट्टनम का पठार आता है। तो इस तरह से आज हमने प्रायद्वीपीय भारत के बारे में जानकारी ली।
यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल वाला बटन भी साथ साथ में दबाते चलें ताकि हर रोज जो वीडियो मैं अपलोड करता हूं वो आप तक मैसेज पहुंच सके और आप अपनी तैयारी को बरकरार रख सकें। ठीक है दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।